हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण ISPCS। हम यहाँ 3 अप्रैल 2026 इंडियन एक्सप्रेस इसमें जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। हम यहाँ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड होगा, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसके रिवीजन के लिए, और कुछ अंडरलाइंड होंगे जिसको कि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें ऑथर ने ये बताया है कि हम कैसे स्मार्टफोन का इकोसिस्टम, जो कि एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम रहा है, उसके लिए हमने जो अप्रोच अपनाया है वो हम दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अपना सकते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर पर काफ़ी बर्डन रहा है, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं, और इंडिया का जो ग्रोथ रहा है उसमें सर्विस सेक्टर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। बट जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है, जो कि एक जॉब इंटेंसिव सेक्टर हो सकता है। सो ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि जो हमने स्मार्टफोन इकोसिस्टम को बनाने के लिए अप्रोच अपनाया था, वही अप्रोच जो है हमें दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, फुटवेयर और दूसरे सेक्टर्स जो कि लेबर इंटेंसिव हो सकते हैं, उनके लिए वो अप्रोच अपनाना चाहिए। सो पहले ऑथर ने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमने जो स्मार्टफोन्स है उसके इकोसिस्टम को कैसे बनाया। क्योंकि अभी भी स्मार्टफोन्स जो है इंडिया में मोस्टली असेंबल होता है और वो एक्सपोर्ट होता है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में अभी हो रही है, वो डेवलपिंग स्टेज में है। बट ये सवाल उठता है कि वाई नॉट, इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। सो हम उसका रीज़न जानने का प्रयास करेंगे। सो फ़ोन के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं स्मार्टफोन के। तो असेंबलिंग में क्या होता है, हम दूसरे कंट्रीज से जो डिफरेंट कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में असेंबल करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो की कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले को ले लें, तो डिस्प्ले में क्या होता है, एलईडी स्क्रीन होता है, और बैटरी, चार्जर, माइक्रोफोन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चिप्स, जो सभी में यूज होता है, चाहे माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे प्रोसेसर हो, या फिर बैटरी मैनेजमेंट हो, मेमोरी हो, रैम, रोम। सो चिप एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो पूरा स्मार्टफोन का एक रीढ़ है, जो कि सारे चीज़ों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, इवन कैमरा को भी कंट्रोल करता है। तो चिप के लिए क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट चाहिए। तो सभी अब सवाल उठता है कि जब कंट्री में इतना कुछ मैन्युफैक्चर हो सकता है, इतना कुछ डेवलप हो सकता है, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों नहीं डेवलप हो रहा। मतलब कि हालांकि उसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, और अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को गुजरात में इंस्टॉल किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। उस तरह के प्रोजेक्ट जो है डेवलपिंग स्टेज पे है। बट वाई क्या चाहिए, उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। सो सेमीकंडक्टर अगर फैब्रिकेशन की बात करें तो ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। बिकॉज आप जैसे देखेंगे साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब कंट्रीज, चाइना, ये काफ़ी हद तक जो ग्लोबल लेवल का सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर का, चिप का, वो इन कंट्रीज से होकर जाता है। तो इनमें जो इकोसिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है चिप को लेकर, वो बहुत ही आगे है। मतलब कि आप जैसे कि ऐसे सोच सकते हैं कि इंडिया में कोई अगर स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो साउथ कोरिया, ताइवान में उससे अधिक टेक्नोलॉजी को उससे सस्ते रेट में डेवलप कर दिया जाता है। तो अगर उसके सामने आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, तो लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे जब उनको सस्ते दाम में अधिक टेक्नोलॉजी मिल रहा है।
तो इस तरह के टेक्नोलॉजी जो है लगातार डेवलप होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और उसके लिए हमें स्किल वर्कफोर्स चाहिए, उसके लिए रिसर्च चाहिए, उसके लिए रिस्क चाहिए। बिकॉज जो कंपनीज इनमें काम करेगी, रिसर्च में काम करेगी, उनको इनसे गारंटीड फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो पॉसिबल हो। सो इसमें रिस्क लेना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, स्किल वर्कफोर्स। सो ये सारे कंस्ट्रेंट हैं या ये सारे रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो यही वजह है कि जो स्मार्टफोन है हमारे यहाँ अभी भी मोस्टली असेंबल होता है और एक्सपोर्ट होता है। बट ऑथर ने ये बताया है कि कैसे स्मार्टफोन में हमने जो PLI स्कीम, प्रोडक्टिव लिंक स्कीम, ये अप्रोच अपनाया था, तो ये कैसे सक्सेसफुल रहा है और इसका फ्रूटफुल रिजल्ट जो है आप डेटा से भी समझ सकते हैं। PLI स्कीम क्या होता है? गवर्नमेंट जो है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, इनमें रिसर्च या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं। वे लेंडिंग नहीं देते, मतलब कि डायरेक्टली इंसेंटिव देते हैं। मतलब कंपनीज को अगेन पे बैक नहीं करना पड़ता है। जैसे कि कोई कंपनी को एक टारगेट रखा जाता है कि आप इतना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इतना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, और वो लेंडिंग नहीं है, वो एज अ एक्स्ट्रा सपोर्ट के रूप में दिया जाता है। सो PLI स्कीम जो गवर्नमेंट ने 2019 में स्मार्टफोन के लिए अपनाया था, वो अप्रोच, उससे क्या रिजल्ट हुआ है? गवर्नमेंट ने $1.2 बिलियन इसका इन्वेस्टमेंट किया, और जो ओवरऑल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बना, उससे $64 बिलियन का अभी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से $64 बिलियन का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 2020 से 2025 में, 2020 में ये $3 बिलियन के आसपास था स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट। अब जो है इंडिया से हम लगभग $24 बिलियन का स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि 8 गुना बढ़ गया है, जो कि ग्लोबल शेयर का ये 8% है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना फ्रूटफुल रहा है हमारे लिए। और इसके बाद जो लेबर सेक्टर है, मतलब कि ये सेक्टर्स जो है लेबर इंटेंसिव रहे हैं, ये स्मार्टफोन इकोसिस्टम लगभग 2 लाख न्यू जॉब्स को इनके द्वारा क्रिएट किया गया है। सो इनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, उनको ऑथर ने सजेस्ट किया है कि ये दूसरे इंडस्ट्रीज में ये हमको अपनाना होगा। जैसे कि हमको वन साइज फिट ऑल, इससे अवॉइड करना होगा। बिकॉज जो कुछ सेक्टर्स होते हैं वो डिमांड ड्रिवन, हैवी डिमांड ड्रिवन होते हैं, मतलब उनमें ऑलरेडी डिमांड है, उसके लिए बस एक बूस्ट की ज़रूरत है। बट कुछ होते हैं जिसके लिए आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ता है, तब डिमांड जो है उसमें बनता है। तो डिमांड, कुछ डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स हैं। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड ये क्या है? जैसे कि हम हर एक सेक्टर को अगर ये कह देंगे कि आपको इतना मैन्युफैक्चरिंग करना है और इतना एक्सपोर्ट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको जो है सभी के लिए एक बेंचमार्क रख के आपको एक ही थ्रेशोल्ड जो है, एक ही थ्रेशोल्ड सेट करना होगा। तो ऑथर का कहना है कि डिफरेंट सेक्टर्स के लिए आपको डिफरेंट थ्रेशोल्ड एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग का फिक्स करना होगा। मतलब कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आपको टारगेट को किसी में ज़्यादा किसी में कम, मतलब ज़रूरत के अनुसार, डिमांड के अनुसार उसमें फिक्स करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कोई कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करे और वो अगर टारगेट पूरा ना हो पाए तो आप उसको इंसेंटिव नहीं देंगे और फिर वो एग्जिट चाहेगा उस सेक्टर से। सो डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, डिमांड ड्रिवन सेक्टर। इसके साथ साथ ऑथर ने कुछ और जो स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें अपनाई गई थी, जैसे कि लो टैरिफ ऑफ ऑन इनपुट्स। जो इनपुट्स होते हैं उसमें डिस्प्ले, बैटरी, चिप्स, तो पहले गवर्नमेंट क्या होता था, इन पे हैवी ड्यूटी लगाती थी। वो ऐसा इसलिए कि डोमेस्टिक जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं उनको प्रमोट किया जा सके, कम से कम इंपोर्ट हो। बट इससे ऐसा क्या होता था कि
जब हमारे यहाँ डोमेस्टिक इकोसिस्टम जो है इन सब को लेकर उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है और आप जो इनपुट्स आ रहे हैं उस पे हैवी ड्यूटीज लगाएंगे, तो जो फ़ोन असेंबल हो रहा है, जो इनिशियल स्टेज में उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका रेट हाई होगा। फिर हाई रेट पे लोग क्यों खरीदेंगे? सो इससे जो कंपनीज है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। सो गवर्नमेंट ने इन इनपुट्स पे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो इनपुट्स थे उन पे टैरिफ लोअर किया। सो यही चीज़ जो है दूसरे सेक्टर्स में भी करने की ज़रूरत है। आप अगर जो पीएलआई स्कीम है जो दूसरे इंडस्ट्रीज के अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने 1.97 लाख, लगभग 2 लाख करोड़ अलोकेट किया, जिसका केवल 10% डिस्बर्स किया गया। मतलब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज कंपनी जो है अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई और पीएलआई स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट को पैसे इन कंपनीज को देना था वो नहीं दे पाई बिकॉज वे एक सर्टेन टारगेट को पूरा नहीं कर पाए। सो जो ऑथर के द्वारा चैलेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, चैलेंजेस बताए गए हैं, उसमें हाई थ्रेशोल्ड मतलब टारगेट को हाई फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर में है। टैरिफ बैरियर जो इनपुट होते हैं उस पर काफ़ी हैवी ड्यूटीज लगता है। सो जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट वो उसका कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाता है। सो इन सब का वे फॉरवर्ड जो है इन्हीं जो चैलेंजेज है उसको दूर करके इसमें इम्प्रूवमेंट करके जो दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनके इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है और जो स्मार्टफोन जैसा हमें सक्सेसफुल अचीवमेंट मिला है उस अचीवमेंट को दोहराया जा सकता है। सो ये पूरा न्यूज आर्टिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के रिलेटेड था। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के क्या बॉटलनेक हैं, क्या चैलेंजेज हैं और किस तरह से वे दूर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिजिटल गवर्नेंस से रिलेटेड है। डिजिटल गवर्नेंस कहने का मतलब है कि जो भी सेक्टर्स जो डिजिटली कनेक्टेड है, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म हो या फिर डिजिटल सर्विस जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, तो इन सेक्टर्स से जुड़े जो लोग हैं, हमारा जो इकोनॉमी का मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट है, वो काफ़ी हद तक इनसे जुड़ा है। तो ई कॉमर्स के ज़रिए हम अपने सामानों को, उत्पादों को चाहे तो सेल कर सकते हैं, सेल करते हैं। एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि टैक्सी, कैब, एआई बेस्ड सर्विसेज, ओटीटी कंटेंट, इनका जो कंजम्पशन है, चूँकि अभी सबके पास स्मार्टफोन है तो ये प्रोडक्ट जो है डिजिटली कनेक्टेड हैं और अगर इन डिजिटल वर्ल्ड का अगर जो गवर्नेंस है उसके लिए हम स्टेबल रूल्स एंड रेगुलेशन अगर नहीं बनाएंगे तो फिर जो कंपनियां उनमें काम कर रही है वो उनमें इन्वेस्टमेंट से बचेगी, वो इनोवेशन से बचेगी। तो पूरा न्यूज़ आर्टिकल जो है उसी पे बेस्ड है। सो ऑथर का कहना है कि अगर इन डिजिटल गवर्नेंस वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम आती है और उसका सिर्फ हम एज ए रिएक्शनरी एडहॉक सॉल्यूशन अगर हम उसको देना चाहे, अगर हम सिर्फ एक एडहॉक सॉल्यूशन प्रोवाइड करके लगातार रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करते रहेंगे और एक टाइमलाइन नहीं होगा, तो जो कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करती है उनके पास रिस्क लेने की, नए रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम्स इनमें इन्वेस्ट करने की जो क्षमता है वो उस पोटेंशियल को पूरा यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वे हर समय लिटिगेशन में फंसे रह सकते हैं। बिकॉज कॉम्प्लाइंस जो है वो आसान नहीं होगा तो वे कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेंगे और उनमें जो है उनका कॉस्ट बढ़ता रहेगा। कॉस्ट बढ़ता रहेगा मतलब कि कंप्लायंस जो है उनके लिए कॉस्टली होगा, तो उनके प्रोडक्ट्स जो है कॉस्टली होंगे और फिर उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम होगी। जैसे कि आप एक एग्जांपल लें, अगर कोई एआई रिलेटेड टूल है, जैसे कि आप एग्जांपल लें डीप फेक का एग्जांपल लें। डीप फेक एक समस्या हमारे सामने है, तो इससे जुड़े जो एआई टूल्स हैं वो
इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो उसके लिए रिसर्च करना होता है, इनोवेशन चाहिए होता है और उसके लिए टाइम और इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो 2024-25 में डीप फेक्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक लाइसेंसिंग प्रोग्राम को लाया। मतलब कि जो भी एआई टूल्स डेवलप किया जाएगा वो उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होगी। सो जो कंपनियां इनोवेट करती है, जो कंपनियां रिसर्च करती है, इनमें इन्वेस्टमेंट करती है, वो इन्वेस्टमेंट के बाद एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और वो जो है गवर्नमेंट के पास फिर अप्रूवल के लिए जाएगी और उसको अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर बेकार रह जाएगा। तो फिर कंपनियां क्यों उसमें इन्वेस्ट करेगी। सो इस तरह के पॉलिसी जो है जो अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं, कंप्लायंस को कॉस्टली बनाते हैं और रूल्स को हमेशा चेंज करते रहते हैं। मतलब कि एक स्टेबल रूल्स नहीं होता है, एक स्टेबल रूल नहीं होता है और सिर्फ रिएक्शनरी होता है। सो इनसे बचने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी इकोनॉमी में प्रोडक्ट हैं वो किसी न किसी तरह से डिजिटली आज जुड़े हुए हैं। सो ये पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड है वो पूरा फिजिकल इकोनॉमी जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसको अफेक्ट करता है। बिकॉज आज ई कॉमर्स सेक्टर इतना डेवलप्ड है कि सभी प्रोडक्ट के सेलिंग जो है उनसे जुड़े हुए रहते हैं और अगर उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है क्लियर नहीं होंगे तो जो कंपनियां उसमें जो कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कंपनियां सेल कर रही है, तो उनके लिए कॉम्प्लायंस बढ़ेगा और फिर वो डिजिटल इकोनॉमी से हमारा जो फिजिकल इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट होगा। एक और एग्जांपल आपका ले सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि टॉय के लिए, चिल्ड्रन टॉय के लिए हमारा बहुत सारा इंपोर्ट चाइना से पहले होता था। तो आज जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वे डिजिटली ऐड किए जाते हैं। मतलब कि आज स्मार्टफोन जो है सबके पास है तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रमोट किए जाते हैं। बट अगर आप उन पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाएंगे, स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस लगाएंगे तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पे वो इफेक्ट पड़ेगा और तब ये पूरा जो फिजिकल इकोनॉमी है वो प्रभावित होगा। सो इस पूरे आर्टिकल का सार यही है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेबल होना चाहिए, न कि वे एक रिएक्शनरी पॉलिसी के तौर पे एडहॉक लाए जाने चाहिए ताकि कंपनियां जो है आश्वस्त हो सके पॉलिसीज के को लेकर के और वो लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर ही न काटते रहे ताकि वो अपने इनोवेशन और रिसर्च पे ध्यान दे और उनके इन्वेस्टमेंट से अगर उन्हें रिटर्न मिल रहा है तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है यूजीसी फ्रेमवर्क के अंदर में। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस क्या होता है? अगर कोई एंटिटी उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाता है तो वो एंटिटी जो है किसी एक्ट के द्वारा वो यूनिवर्सिटी के रूप में इस्टेब्लिश नहीं किया गया है जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। बट उनको पावर्स जो है इन यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी होते हैं उनके जैसे पावर्स इनको दिए जाते हैं। और वे पावर्स क्या हैं, वो कौन कौन से पावर्स हैं? जैसे कि वे एकेडमिक डिग्रीज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डॉक्टरल डिग्री। उसके बाद ये अपने सिलेबस और कोर्सेस इनको डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि इनको छूट होती है कोर्सेज और सिलेबस को बनाने के लिए। उसके बाद ये रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। सो जो यूनिवर्सिटीज़ के पास पावर होती है वही पावर्स इनको दिए जाते हैं बट ये विदाउट एक्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं और ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के द्वारा इनको ये स्टेटस दिया जाता है। बट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 इस एक्ट के तहत दिया जाता है। तो इनको यूजीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है। सो
कुछ लोगों का ये कहना है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया गया है एनसीईआरटी को, इससे अगर इनको यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा तो इनकी एकेडमिक ऑटोनॉमी जो है वो उसका लॉस हो सकता है। सो ये एक ड्रॉबैक, एक दूसरा आर्गूमेंट है। इनको फिर एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इन फ्रेमवर्क में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका पालन करना होगा। सो पावर के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक भी हैं जो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है इंडिया यूएस ट्रेड डील। ये अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। सो कॉमर्स मिनिस्ट्री का कुछ स्टेटमेंट आया है, वो प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस इससे रिलेटेड है। तो हम जानेंगे प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस क्या है। डब्ल्यूटीओ के तहत एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये एक टर्म होता है जिसका मतलब है कि आप किसी एक कंट्री को कोई रियायत दे रहे हैं, कोई छूट दे रहे हैं, तो आपको दूसरी कंट्री को वो रिलैक्सेशन देना होगा, मतलब सभी को समान रूप से ट्रीट करना होगा। तो ये डब्ल्यूटीओ का जो यूनिवर्सल लॉ है उसके अंडर में है। लेकिन प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस क्या है, तो डब्ल्यूटीओ में ये भी छूट है कि दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ टैरिफ्स को लेकर के डील कर सकती है। जैसे कि आप आए दिन एफटीए टाइप का जो एग्रीमेंट है वो सुनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के जो प्रोडक्ट है उनको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, मतलब कि उनके प्रोडक्ट पे कम से कम ड्यूटी लगाया जाता है। सो डब्ल्यूटीओ का एमएफएन स्टेटस जो है वो सभी कंट्रीज को एक समान रिलैक्सेशन उसके बेसिस पे, और प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस इसमें किसी एक कंट्री को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो इंडिया और यूएस ट्रेड डील डेवलपमेंट स्टेज पे है। सो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।